Hello everyone, this is CA Keval Mota and I welcome you to my YouTube channel. And today we are going to revise the chapter of place of supply under GST. ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इट इज द क्रक्स ऑफ जीएसटी. ओके, तो ये चैप्टर तो बिल्कुल भी मिस मत करना. सो प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजंस जो होता है वो सेक्शन 10, 11, 12, 13 एंड 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में लिखा गया है. ठीक है, 10, 11, 12, 13 एंड 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. तो सर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये आईजीएसटी एक्ट में क्यों है. ठीक है, तो आईजीएसटी एक्ट में क्यों है, इसका रीजन क्या है. आर्टिकल नंबर 269A इज द प्राइम रीजन. आर्टिकल नंबर 269A ने क्या कहा था, प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटिंग का जो रूल्स होगा वो किसके पास पावर होगा बनाने का. कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट के पास पावर. पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स. यस और नो. ठीक है, तो इसी वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस जो है वो आईजीएसटी एक्ट में है. इज इट क्लियर? ओके. So now first of all let us understand why place of supply is relevant. ये relevant chapter क्यों है पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्शन 10, 11, 12, 13, 14 कब कब लगाना है, कैसे कैसे लगाना है. ठीक है, इंट्रोडक्शन भी दूंगा आपको इस चैप्टर का. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई प्लेस ऑफ सप्लाई. व्हाई इज दिस वेरी मच रेलेवेंट, ये रेलेवेंट क्यों है. द फर्स्ट थिंग इज बिकॉज वी विल गेट टू नो द नेचर ऑफ टैक्स. ठीक है, कौन सा टाइप का टैक्स लगाना है ये अपने को पता चलता है प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर्स से. ठीक है, कैसे. हमने चार्ज ऑफ जीएसटी में एक चीज सीखी थी, याद है, चार्ज ऑफ जीएसटी में एक चीज सीखी थी. क्या, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लगना है, ठीक है, देन द ट्रांजैक्शन शुड बी इंट्रास्टेट. इज इट क्लियर. इंट्रास्टेट होगा तो क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी. अब इंट्रास्टेट है कि नहीं ये कैसे आइडेंटिफाई करते थे हम, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दोनों जन सेम स्टेट में है या तो सेम यूनियन टेरिटरी में है, देन आई वाज टेलिंग यू दैट दिस ट्रांजैक्शन इज अ इंट्रास्टेट. ओके, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, जहां पर वो रजिस्टर्ड है ऑब्वियसली. ठीक है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है वो हम इस चैप्टर से डिराइव करेंगे. इज इट वेरी क्लियर. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, टू फुलफिल destination based consumption principle. Destination based consumption tax, based consumption tax. Okay, जीएसटी इज नोन फॉर डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. ओके, तो ऐसा कहां पर लिखा है कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है. आंसर इज कहीं पर भी नहीं लिखा है. आंसर इज कहीं पर भी नहीं लिखा है. ठीक है, इट इज ऑल कमिंग आउट थ्रू प्लेस ऑफ सप्लाई. आप लोग अगर प्लेस ऑफ सप्लाई को ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा कि हर प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन का हर एक सबसेक्शन इज ट्राइंग टू रीच टू द डेस्टिनेशन स्टेट. ठीक है, हमेशा डेस्टिनेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा. ओके, इसीलिए हम जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स के नाम से भी जानते हैं. इज इट वेरी क्लियर. ओके, पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर डेस्टिनेशन इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए हम लोगों ने सप्लायर ऑफ सर्विस का ही लोकेशन लिया हुआ है. ठीक है, कई बार रिसिपेंट का एड्रेस नहीं मालूम होता है. सो इन दैट रेसिड्यूरी केसेस द सप्लायर्स लोकेशन वुड बी ट्रीटेड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, हम देखेंगे अप्रोप्रिएट टाइम पर. देन देयर आर थ्री प्रोविजंस. ठीक है, तीन ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का प्रिंसिपल नहीं चलने वाला. कौन सा सेक्शन है वो, सेक्शन 13(8)(a)(b)(c). ओके, इंटरमीडिएट सर्विस, बैंकिंग टू अकाउंट होल्डर सर्विसेज एंड हायरिंग ऑफ दैट अदर देन वेसल एयरक्राफ्ट जो है वो हम देखेंगे. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर. अनदर इंपॉर्टेंस, place of supply will help us to know whether your transaction is export or not. ओके, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है या है भी या नहीं, ये कैसे समझेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई से. कैसे, वेन एवर देर इज अ एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन वेदर इन गुड्स और इन सर्विसेज, द प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया, तो ही आपका ट्रांजेक्शन को हम एक्सपोर्ट गिनते हैं. ठीक है, वेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए 5 कंडीशंस है. व्हाट आर द 5 कंडीशंस, सप्लायर शुड बी इन इंडिया, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया. ओके, तो यहाँ पर ये थर्ड कंडीशन था. फोर्थ कंडीशन, फॉरेन करेंसी में पैसा आना चाहिए अनलेस परमिटेड बाय आरबीआई. एंड फिफ्थ कंडीशन, इट शुड नॉट बी द मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन. तो ये पांचों कंडीशन में एक कंडीशन क्या थी, कैन आई से प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट while डिटरमाइनिंग एक्सपोर्ट्स. ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स के ट्रांजेक्शन में काम आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई.
प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट्स। ठीक है, क्या कहा मैंने? इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट। अभी अगर मैंने महाराष्ट्र से गुजरात में गुड्स भेजा है, ठीक है, बेचा है, सेंड किया है, सेल किया, सो इन दिस केस गुजरात गवर्नमेंट शुड गेट रेवेन्यू। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में। ओके, तो अब यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन पर टैक्स कौन पे करेगा? मैं पे करूंगा, आईजीएसटी पे करूंगा। ठीक है, आईजीएसटी विल बी पेएबल एट महाराष्ट्र। अब ये आईजीएसटी जो कलेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये कौन सी गवर्नमेंट को देना है? ऑब्वियसली डेस्टिनेशन स्टेट। तो डेस्टिनेशन मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट। सो हाउ गवर्नमेंट वुड कम टू नो कि गुजरात को देना है? सो आंसर इज महाराष्ट्र वाला पर्सन विल फर्निश GSTR 1 इन विच देर इज वन कॉलम। उस कॉलम में लिखना होता है अपने को प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जैसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात आ गया, द अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी वुड बी डन टू गुजरात। ठीक है, 50% ऑफ द रेवेन्यू वुड बी अपॉर्शन टू गुजरात। इज इट वेरी क्लियर? सो these are the basic important points with regards to place of supply. Now let us understand when to apply which provision. कौन सा प्रोविजन आपको कब लगाना है, ये समझ में आएगा अभी। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया आपको 10, 11, 12, 13, ठीक है, एंड 14 भी है OIDR का। ठीक है, बेसिकली 10, 11, 12, 13 है। अब हम चेक करते हैं कि आपको कौन सा सेक्शन से प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है, ये कैसे समझे, हाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि कौन से सेक्शन से मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क इज, क्या मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं कि मैं सर्विस सप्लाई कर रहा हूं? फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या था? गुड्स सप्लायर हूं कि सर्विस सप्लायर हूं? बरोबर है। अगर गुड्स सप्लायर हूं तो मेरा आंसर सेक्शन 10 या तो फिर 11 में से आएगा। अगर मैं सर्विस सप्लायर हूं तो आंसर सेक्शन 12 या तो फिर 13 से आएगा। क्लियर? अगर मैं गुड्स सप्लायर हूं एंड मूवमेंट अगर इंडिया में ही कर रहा हूं, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से कर्नाटक, वॉट एवर इट इज, ठीक है, मूवमेंट इज इन इंडिया, इफ मूवमेंट इज इन इंडिया then section 10 would be applicable. Okay, and if movement is from India to outside India or from outside India to India, then in that case it is called as import export, इंपोर्ट एक्सपोर्ट माना जाएगा एंड सेक्शन 11 ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 11 के हिसाब से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। किसका? गुड्स का। अगर सर्विस का केस है देन यू हैव टू रिजॉर्ट टू सेक्शन 12 एंड 13। गुड्स में हम लोग क्या देखते हैं? मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्या क्या देखते हैं? मूवमेंट। whereas in service we see location of supplier and location of recipient. is it very clear? अगर ये दोनों चीजें इंडिया में है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर इंडिया में है, then you have to determine place of supply in accordance with section 12. अदरवाइज मतलब दोनों में से अगर एक भी जन इंडिया के बाहर है देन आप लोग को सेक्शन 13 में से प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, देन आपको निकालना है प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 13। इज इट वेरी क्लियर? सो इन दिस मैनर यू हैव टू डिटरमाइन कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन से सेक्शन से हमें लेके आना है। ओके, सर्विस है, इंडिया में दोनों जन लोकेटेड है तो 12, सर्विस है, एक जन इंडिया के बाहर है, 13, गुड्स है, मूवमेंट इंडिया में हो रही है, सेक्शन 10, गुड्स है, मूवमेंट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है, देन सेक्शन 11। इज इट वेरी क्लियर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रोविजन इन डिटेल। चलो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि मूवमेंट अगर इंडिया में है तो सेक्शन 10 में आ जाओ। ठीक है, अगर मूवमेंट आपका विद इन इंडिया है देन आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन सेक्शन 10(1) से करना है। ऐसा ऐसा सेक्शन 10 ने कहा है। ठीक है, सेक्शन 10 से डिटरमाइन करेंगे जब मूवमेंट विद इन इंडिया है, गुड्स का मूवमेंट विद इन इंडिया है तो सेक्शन 10 इज एप्लीकेबल। ओके, नाउ सेक्शन 10 1A B C D E, दिस आर 5 क्लॉजेस इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। इन क्लॉजेस में क्या लिखा हुआ है? इन क्लॉजेस में अलग अलग ट्रांजेक्शन है जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए ये कहा गया है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन एक्चुअली इन इट। फर्स्ट वन, सेक्शन 10 1A, supply involves movement of goods whether by supplier or a recipient. ओके, मतलब अगर आपको गुड्स बेचने के लिए गुड्स भेजना पड़ रहा है, ओके, फॉर सेलिंग द गुड्स यू हैव टू सेंड द गुड्स, इट मींस मूवमेंट इज इन्वॉल्व। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, इफ योर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स whether by you or by your recipient, then the place of supply should be determined as per section 10(1)(a. Is it very clear? Clear? अब यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा?
आंसर इज लोकेशन ऑफ गुड्स at at the time at which the movement of goods terminates for delivery to recipient. ठीक है, जिधर भी उसका फाइनल डिलीवरी किया जाएगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र से गुड्स गुजरात जा रहा है तो गुजरात विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, अब इसमें एक एक एनालिटिकल पॉइंट मैं आपको बताता हूं. अगर एक्स फैक्ट्री ट्रांजैक्शन है, क्या है एक्स फैक्ट्री ट्रांजैक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स फैक्ट्री? एक्स फैक्ट्री मतलब रिसिपिएंट कम्स टू माय लोकेशन, दैट इज सप्लायर के लोकेशन पे आएगा एंड गुड्स लेकर के अपने लोकेशन पे जाएगा. ठीक है, सो इन दिस केस डिलीवरी तो यहां पर ही टर्मिनेट हो गई महाराष्ट्र में. ठीक है, गुजरात का रिसिपिएंट महाराष्ट्र में आया, गुड्स खरीदे एंड जा रहा है. तो यहां पर द डिलीवरी इज टर्मिनेटेड ओवर हियर ओनली. तो क्या महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे? आंसर इज नो. The place of supply would be still Gujarat even if goods are given to the recipient of Gujarat in Maharashtra. क्यों? क्योंकि जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी, ठीक है, यहाँ पर जो डिलीवरी वर्ड लिखा है ना, डिलीवरी, दिस वर्ड हैज टू बी रेफर्ड along with एड्रेस ऑफ डिलीवरी. एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी मतलब कि सप्लायर के पास रिसिपिएंट का क्या रिकॉर्ड्स है. ओके, तो अगर गुजरात का पर्सन महाराष्ट्र में आके बोलता है कि सर बिल बनाओ गुजरात के नाम पर, देन इन दिस केस द गुजरात विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. समझ में आया? क्योंकि गुजरात में गुड्स फाइनली डिलीवरी होने वाली है. ठीक है, वो पर्सन लेके जाएगा गुजरात में. आई होप दिस एक्सप्लेनेशन वुड सफाइज योर रिक्वायरमेंट. ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेक्शन 10(1)(b), वेरी इंपॉर्टेंट वन. लेट अस अंडरस्टैंड ऑन द बोर्ड. 10(1)(b), इसको हम प्यार से बुलाते हैं बिल टू शिप टू मॉडल. क्या बुलाते हैं इसको? बिल टू शिप टू मॉडल, बिल टू शिप टू. अब यहां पर ना तीन पार्टीज होती हैं, तीन पार्टीज. ओके, पार्टी ए पकड़ते हैं, बी पकड़ते हैं एंड सी पकड़ते हैं. ओके, नाउ सी ने ए के पास ऑर्डर प्लेस किया, बोला कि सर मुझे गुड्स चाहिए. ए ने क्या कहा? मेरे पास तो नहीं है पर मैं आपको अरेंज करवा के देता हूं, आपको गुड्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो मैंने क्या कहा बी को, बी आपके पास वो गुड्स है ना, आप एक काम करो सी को डिलीवरी कर दो. ठीक है, ध्यान देना, सी को डिलीवरी कर दो. बिल मुझे ही करना, बिल मुझे ही करना, डिलीवरी सी को कर दो. ठीक है, सो दिस बी वुड बी बिलिंग, दिस बी वुड बी बिलिंग टू ए एंड शिपिंग टू सी. क्लियर? नाउ लेट अस नेम दिस थ्री पीपल. इन तीनों का हम नामकरण करते हैं. जो ए है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड पर्सन. इसको हम क्या नाम से जानते हैं? थर्ड पर्सन. क्यों? क्योंकि दिस इज द पर्सन हु इज गिविंग डायरेक्शन टू बी टू सप्लाई गुड्स टू सी. क्लियर है? दिस ए इज अ थर्ड पर्सन. वाई? बिकॉज ही इज गिविंग डायरेक्शन टू बी फॉर सप्लाइंग गुड्स टू सी. क्लियर? सो इसको हम सप्लायर कहेंगे एंड इसको हम रिसिपिएंट कहेंगे. इज इट वेरी क्लियर? ये हो गए तीन पार्टीज. डन. अब यहां पर कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पहले वो समझो. ट्रांजैक्शन नंबर वन, ट्रांजैक्शन नंबर वन, ट्रांजैक्शन वन, B will be issuing a tax invoice on A. क्यों? क्योंकि A के बिहाफ पर B ने C को सप्लाई किया. B ने A के बिहाफ पर C को सप्लाई किया. सो यहां पर B will be issuing invoice in the name of A. ठीक है, to A obviously. B will be issuing invoice to A. ओके, ट्रांजैक्शन नंबर टू. अब यहां पर A को पैसा देना है B को. ठीक है, पर गुड्स तो C को मिला है ना, तो ए भी ऑब्वियसली रिकवरी करेगा सी से. तो यहां पर ए विल बी इशूइंग इनवॉइस टू सी. समझ में आया? दिस आर द टू लेग्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. अब ये दोनों लेग में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना इंपॉर्टेंट है. ओके, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी 10(1)(b विल बी एप्लीकेबल ओनली टू द फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजैक्शन. मतलब जो बी इनवॉइस इशू करेगा ए पर, उस केस में हमें प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 10(1)(b निकालना है. क्लियर है? अब जो बी है इसने गुड्स का डिलीवरी दिया है सी के जगह पर. मान के चलते ये गुजरात है, बी इज लोकेटेड इन कर्नाटक एंड आई एम लोकेटेड एट महाराष्ट्र. ओके, सो इवन इफ बी हैज सप्लाइड गुड्स और डिलीवर्ड गुड्स टू गुजरात, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी ए, दैट इज महाराष्ट्र. क्यों? क्योंकि एज पर सेक्शन 10(1)(b
द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजैक्शन, मैं सिर्फ फर्स्ट लेग की बात कर रहा हूं, इन फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजैक्शन वुड बी लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। क्लियर है? सो हियर फॉर बी द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी एस लोकेशन, दैट इज महाराष्ट्र। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? नेक्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन ए टू सी। अब ए ने जब सी को बिलिंग करनी है, ओके, तब क्या ए ने गुड्स का मूवमेंट किया? यस और नो बोलो। मूवमेंट गुड्स का बी से सी तक हो रहा है। जब ए इनवॉइस बना रहा है सी के ऊपर, तब देर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, यहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10(1) सी से निकाला जाएगा, जो हम आगे वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। सेक्शन 10(1) सी क्या कहता है? whenever goods are there at the time of delivery, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पर जिधर भी गुड्स थे, that location would be the place of supply, location of such goods at the time of delivery to the recipient। ठीक है, डिलीवरी जब इसको मिली तब गुड्स किधर थे? गुजरात में, ऑब्वियसली। सो इन दिस केस गुजरात वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आई बात? सो सेकंड लेग ऑफ ट्रांजैक्शन में जो गुड्स जहां पर भी थे, दैट लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ गुड्स। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आई सब बातें? ओके, अब यहां पर प्रैक्टिकल इश्यूज क्या क्या है एंड इंटरलिंकिंग क्या है वो समझते हैं। ओके, सेक्शन 16 में एक चीज आप पढ़ने वाले हो, आईटीसी के चैप्टर में क्या पढ़ोगे? देयर आर 4 कंडीशंस टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट आर दोस? फर्स्ट वन, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। सेकंड, गुड्स और सर्विसेज शुड हैव बीन रिसीव्ड। ओके, थर्ड कंडीशन, सप्लायर शुड पे टैक्स। फोर्थ कंडीशन, रिसिपिएंट शुड फाइल रिटर्न। ओके, एंड वहां पर गुड्स रिसीव्ड और सर्विस रिसीव्ड, उसके दो एक्सेप्शंस है। कौन से दो? फर्स्ट एक्सेप्शन इज बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन। मतलब यहां पर गुड्स ए के पास नहीं मिला, पर इनवॉइस ए के पास मिला है, तो भी ये क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि गुड्स का रिसीव्ड होना ये कंडीशन का एक्सेप्शन है बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो इवन इफ ए इज नॉट रिसीविंग एक्चुअली द गुड्स, ही विल बी एलिजिबल टू अवेल द क्रेडिट ऑफ दिस इनवॉइस। ठीक है, बी ने जो इनवॉइस इशू किया है उसका वो क्रेडिट ले सकता है। आई होप आई एम एबल टू कन्वे यू। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की बात करता हूं जो बिल टू शिप टू मॉडल में फेस होती है। एग्जाम पर्पस इररिलेवेंट है, जिसको फॉरवर्ड करना है वो लोग 10-20 सेकंड फॉरवर्ड कर लो। ठीक है, चलो सुनना ध्यान से। अभी बी इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है सी को। ठीक है, बी इज ट्रांसपोर्टिंग टू सी। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, बी कौन सा इनवॉइस लेके जाएगा ईवे बिल बनाने के टाइम पर? अगर तुम लोग कहोगे कि खुद का इनवॉइस लेके जाएगा, सो कहना से ए का परचेज प्राइस रिवील हो जाएगा सी को। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? अगर बी खुद का इनवॉइस लेके जाएगा तो ए का परचेज प्राइस रिवील हो जाएगा। ठीक है, मतलब खुद ने जो इनवॉइस इशू किया है वो लेके जाएगा तो परचेज प्राइस रिवील हो जाएगा सी को। एंड अगर मैं कहूँ कि ए ने जो इनवॉइस सी को इशू किया है वो लेके जाओ, तो यहाँ पर ए का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ए का जो सेलिंग प्राइस है, इट विल बी रिवील्ड टू बी। तो यहाँ पर इनवॉइस कौन सा लेके जाना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंडस्ट्री एंड स्टिल अ क्वेश्चन। आज भी क्वेश्चन है एंड हमेशा ये क्वेश्चन था। अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लोग क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। जो बी है, ठीक है, बी का जो ट्रांसपोर्टर होगा, उस ट्रांसपोर्टर को ना दोनों इनवॉइस का कॉपी दिया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, सही गलत ये सब बाद में सोचना आप लोग, सही गलत हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच देख रहे हैं। यहाँ पर बी का जो ट्रांसपोर्टर है उसको दोनों इनवॉइस कॉपी दिया जाता है। ओके, ई-वे बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल बनाएगा, यहाँ पर दो ई-वे बिल बनाएगा, दो अलग वैल्यूज से। ओके, दो अलग वैल्यूज से ई-वे बिल बनाएगा। जब सी के पास गुड्स पहुंचेंगे, तब उसको ए के इनवॉइस का जो वैल्यू था वो वाला ई-वे बिल का, ई-वे बिल के साथ जो ट्रांसपोर्ट हुआ, दैट वुड बी सबमिटेड टू सी। ठीक है, सी को इनवॉइस कौन सा दिया जाएगा? ए वाला। समझ में आ रही है बात? एंड ई-वे बिल के लिए जो वैल्यू कंसीडर होगी, वो ए ने जो सी के ऊपर इनवॉइस रेज किया वो वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया? सो ये प्रैक्टिकली यहाँ पर रिवील होता है थोड़ा सा। आई नो ट्रांसपोर्टर भी बता सकता है बी को, वट एवर द केस कैन बी। तो यहाँ पर दो दो ई-वे बिल बना करके चलते हैं वो लोग। ठीक है ना? सो दिस इज अ प्रैक्टिकल सिनेरियो। इसके ऊपर आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस मत पूछना, आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया, सेक्शन 10(1) क्लियर है? 10(1) में क्या होता है? मूवमेंट इन्वॉल्व जिधर नहीं होती है पर इनवॉइस इशू हो रहे हैं, then in that case 10(1) वुड बी एप्लीकेबल।
Okay. Section 10(1)(c) is applicable when supply does not involve movement of goods. The place of supply would be location of such goods at the time of delivery to recipient. ठीक है, जब भी डिलीवरी रिसिपिएंट को दिया गया है तब वो गुड्स कौन से लोकेशन पर थे, दैट लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके. नेक्स्ट सेक्शन 10(1)(d). 10(1)(d) स्टैंड्स फॉर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट. मतलब अब कई बार क्या होता है कि गुड्स असेंबली किया जाता है. गुड्स महाराष्ट्र से लिया, कर्नाटक से लिया एंड तमिलनाडु में असेंबली किया. So this case would be covered under section 10(1)(d) and the place of supply of such goods would be place of installation or assembly. Is it clear? Next, section 10(1)(e). In section 10(1)(e), goods are supplied on board a conveyance including vessel or aircraft. ठीक है, goods are supplied on board a conveyance including vessel और aircraft. मतलब अगर आप प्लेन में जाते हो, ठीक है, देन इन दैट केस आपको एग्जाम्पल कोई गुड्स मिलने वाले हैं, जैसे मैगजीन, जैसे कुछ ईयरफोन्स, वॉट एवर इट इज. ओके. तो जो वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, ठीक है, ऐसे गुड्स की जो ऑन बोर्ड लिए गए हैं, ठीक है, आपको ऑन द वे दिए जाने वाले हैं, ठीक है, इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड. अगर महाराष्ट्र से आपने एम्बार्क किया है आपका जर्नी, ओके, तो एंड महाराष्ट्र से ही अगर वो गुड्स लेकर के निकले हैं ट्रांसपोर्ट वाले, देन then the place of supply would be Maharashtra. Why? Because महाराष्ट्र में ही वो बोर्ड पर लिए गए हैं. ठीक है. So here we have completed with the section 10. Now coming to section 11. Section 11 is for import and export of goods. अगर import आप करते हो, then in that case location of importer would be the place of supply. अगर जापान से गुड्स महाराष्ट्र आ रहे हैं, महाराष्ट्र would be the place of supply and IGST would be payable under section 3 subsection 7 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट. ठीक है, कस्टम टैरिफ एक्ट के सेक्शन के तहत ये आईजीएसटी का पेमेंट किया जाएगा. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. अगर आप एक्सपोर्ट करते हो द लोकेशन आउटसाइड इंडिया, इन सिंपल वर्ड्स अगर महाराष्ट्र से गुड्स जापान जा रहे हैं, जापान वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर है? नेक्स्ट, हाई सी सेल्स का एक नोट दिया हुआ है आपको. ओके. हाई सी सेल्स का मीनिंग क्या है? हाई सी सेल्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज अ टर्म used to denote a transaction whereby original importer sells the goods to third person before goods are entered for customs clearance. मतलब गुड्स कस्टम्स क्लियरेंस के लिए नहीं हुए, कस्टम क्लियर नहीं हुए, ठीक है, उसके पहले अगर मैंने किसी को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज हाई सीज सेल्स. ओके. तो ये जो हाई सी सेल्स है, इसके ऊपर जीएसटी कौन पे करता है? आंसर इज द लास्ट बायर जो उस गुड्स को क्लियर करवाने वाला है. इज इट क्लियर? ओके. एंड शेड्यूल 3 के हिसाब से हाई सी सेल्स इज नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. क्लियर? उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा, बट द लास्ट बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू क्लियर दैट गुड्स वुड बी द पर्सन लायबल टू पे आईजीएसटी. ओके. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 10 and section 11. Now coming to section 12. When section 12 is applicable, I have already introduced you with that section. Section 12, when it is applicable, when the location of supplier and location of recipient both are in India. दोनों जन अगर इंडिया में है, सप्लायर एंड रिसिपिएंट, then only the place of supply would be determined as per section 12. Is it clear? Now section 12(1) ये इसने ये कहा section 12(1). Now coming to section 12(2). 12(2) क्या कहता है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन 12(3) से लेकर के 12(13) 12(14) तक अगर फिट नहीं होता है, ठीक है, 12(14) तक अगर फिट नहीं होता है, then the residual provision would be applicable as per section 12(2). 12(2) is a residuary provision. अगर आप कहीं पर भी फिट नहीं होगे तो आप कहां पर फिट होना है आपको? सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में. क्लियर? चलो, व्हाट द सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 स्टेट्स. अगर आपने सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, ओके, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, the place of supply would be location of such registered person. Clear? However, if you are providing services to an unregistered person and you are having address, the state in which that address is located will be the place of supply. And अगर आपके पास address है ही नहीं, then location of supplier. Clear? Then location of supplier. Very simple.
नेक्स्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। अब हम लोग जो है वो सेक्शन वाइज डिस्कशन करेंगे। ओके, भले आपके चार्ट बुक में थोड़ा ऊपर नीचे है, उसके पीछे रीजन है, मैं बाद में बताऊंगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विसेज डायरेक्टली related to immovable property. Services directly related to immovable property, including agents, architects, experts, etc. ओके, लॉजिंग, होटल्स, इन, अकोमोडेशन, ये सब चीजें। तो अगर कोई सर्विस आप डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी देते हो, तब आपका प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। क्लियर है? सो यहाँ पर डायरेक्टली का क्या मीनिंग होता है? डायरेक्टली मतलब एकदम लैंड से एसोसिएटेड होना चाहिए। ओके, अगर मैं कहूँ कि मैं कैपिटल गेन कंप्यूट करके दूंगा इस लैंड का, then this is basically in the nature of advisory service and not actually related to land. Okay, so this service would not be governed by 12.3, but this service of advisory or computation of capital gain would be covered by section 12 subsection 2. Okay, अब यहाँ पर आप लोग को क्या चेक करना है, मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको बताता हूँ। फर्स्ट यू हैव टू चेक वेयर इज योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है और इट इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, इंटेंडेड वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिया और इंटेंडेड टू बी इन इंडिया, इंटेंडेड टू बी इन इंडिया, then the place of supply would be location of immovable property. Clear? Irrespective of the registration status of an individual. ठीक है, इंडिविजुअल या तो फिर कंपनी, जिसका भी रजिस्ट्रेशन जहां पर भी है, उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इज इट वेरी क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो सर हम लोग चले क्या सेक्शन 13 में? आंसर इज नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 12 ही एप्लीकेबल होगा जब जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों जन इंडिया में है। ठीक है, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है बट हम दोनों तो इंडिया में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो सेक्शन 12 से ही डिटरमाइन किया जाएगा। सो इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी is located outside India, then the place of supply would be location of recipient. ठीक है, अब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑब्वियसली इंडिया होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जन इंडिया में है, तभी तो हम सेक्शन 12 में है। ठीक है, सो दिस इज द केस। सो इन शॉर्ट, गवर्नमेंट वांट्स द रेवेन्यू ऑन दिस ट्रांजैक्शन इन इंडिया ओनली। ठीक है, जब जब सप्लायर रिसिपिएंट दोनों इंडिया में, तो रेवेन्यू क्यों बाहर जाए? ओके, रेवेन्यू बाहर जाने ही नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इंडिया ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर इंडिया में लोकेटेड है प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। इज इट वेरी क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रोविजन, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज। ठीक है, रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी। तो दीज आर बेसिकली द परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, इनको परफॉर्म करने के लिए एक्चुअली जाना पड़ेगा किसी को। ठीक है, सो इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी वेयर दे आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, where they are actually performed. For example, if a beautician of Rajasthan comes to Maharashtra for a bridal makeup, okay, तो यहाँ पर इसने परफॉर्म किधर किया? महाराष्ट्र में। इवन इफ द सप्लायर बिलोंग्स टू राजस्थान, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र। अकॉर्डिंगली IGST वुड बी एप्लीकेबल। क्यों? सप्लायर बाहर का है, दैट इज महाराष्ट्र के बाहर का, Rajasthan, and place of supply would be Maharashtra, where they are actually performed. So IGST would be applicable on these particular transactions. Okay. Next, 12 subsection 5, training and appraisal services. Training and appraisal services. In case of training and appraisal services, if it is provided to a registered person, then the place of supply would be the location of such registered person. And if it is provided to unregistered person, the place of supply would be actual place of performance. Okay, for example, Reliance के एम्प्लॉयज को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ओके, रिलायंस के एम्प्लॉयज महाराष्ट्र के हैं पर गुजरात में ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी स्टिल महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि रिलायंस महाराष्ट्र का है। ओके, रिलायंस इज ऑफ महाराष्ट्र,
मैंने क्या एग्जांपल लिया था, अगर मैं गुजरात में हूँ, मैंने रिलायंस महाराष्ट्र को सर्विस दिया है, उसके एम्प्लॉयज गुजरात में आते हैं, ठीक है, ही इट्स एम्प्लॉयज कमिंग टू गुजरात फॉर ट्रेनिंग. So here I am providing services to a registered person. The place of supply would be Maharashtra even if the employees are being trained at Gujarat. Clear? And if ये लोग किसी के employees नहीं थे, किसी registered person के employees नहीं थे, okay, unregistered person के employees थे, then in that case the place of performance, that is Gujarat, will be the place of supply. Clear है? Section 12(5) अपना हो चुका है. Section 12 subsection 6, admission to cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment event or amusement park. So section 12(6) stands for admission fees. ठीक है, एडमिशन की बातें कर रहा है. किसकी? एडमिशन. यहां पर सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस कवर्ड है. क्या कवर्ड है? एंट्री फीस. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई वाटर पार्क में जाते हो, ओके, तो वाटर पार्क में जो आपसे एंट्री फीस ली जाती है, सो वाटर पार्क बीइंग अ सप्लायर ऑफ दैट सर्विसेज, व्हाट प्लेस ऑफ सप्लाई ही विल बी डिटरमाइनिंग. सो एंट्री फी है उसके लिए, तो उसको सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके, सो एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 6, द प्लेस वेयर पार्क इज लोकेटेड और इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, दैट लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर है? यहाँ पर हम अगर एक एग्जाम्पल लें कि हम गुजरात में हैं एंड महाराष्ट्र में रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन. अब रिलायंस के रजिस्टर्ड पर्सन्स स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए गुजरात में आ रहे हैं. ओके, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? कैन आई से गुजरात ओनली? व्हाई? Even if Reliance is registered in Maharashtra, the place of supply would be Gujarat. Why? Because this is entry fees, and entry fees does not bifurcate place of supply between registered person or unregistered person. यहाँ पर आप चाहे recipient registered हो, चाहे recipient unregistered हो, the place of supply has to be strictly determined as per section 12(6), which states where park is located or where event is held. ठीक है, that will be the place of supply. Okay. Next, coming to section 12 subsection 7. Now I would be explaining that on the board. Section 12 subsection 7 is for event management services. किसके लिए है ये? Event management services. Now in case of event management services, first you have to check whether you are providing the services to a registered person और unregistered person. ठीक है, सबसे पहले हमको क्या डिटरमाइन करना है, क्या मैं रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा हूँ या मैं अनरजिस्टर्ड को दे रहा हूँ. अगर रजिस्टर्ड को दे रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट, अगर मैं अनरजिस्टर्ड को सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दैट इज इवेंट मैनेजमेंट सर्विस सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको दे रहा हूं, ओके, तो यहां पे आपको चेक करना है कि इवेंट कहां हो रहा है. इफ इवेंट इज इन इंडिया, इफ इवेंट इज इन इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सच इवेंट. क्लियर है? अगर इंडिया में इवेंट हो रहा है देन लोकेशन ऑफ सच इवेंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. However, if event is outside India, event अगर इंडिया के बाहर हो रहा है, then the place of supply would be location of recipient, would be the location of recipient. Is it very clear? So repeating it once again, first you have to check whether you are providing to registered person or unregistered person. If you are providing to registered person, the place of supply would be the location of such registered person. If you are providing to unregistered person, then you have to check where event is actually held. If event is held in India, the location of event would be the place of supply. If event is held outside India, okay, India के बाहर event हो रहा है, then the location of recipient would be the place of supply. Clear है? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नोट डाउन भी कर लेना या तो सॉल्व कर लेना. For example, there is a person named A who is an unregistered person of Maharashtra, ठीक है, and one person is B who is also of Maharashtra. Okay, अब A is a supplier, B is the recipient. Okay, B is the recipient. Now event, that is
B's marriage is happening in US. ओके, अब यहाँ पर ये प्रोविजन अप्लाई करो, प्रोविजन अप्लाई करो। सबसे पहला क्या चेक करना है, रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। सो आई एम कंसिडरिंग इट एज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, सो बी इज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन। सो हम लोग को क्या चेक करना है, इवेंट किधर हो रहा है। इफ इवेंट वॉज इन इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द इवेंट लोकेशन। इफ इवेंट इज आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आया? सो दिस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अनदर एग्जांपल, ए महाराष्ट्र सप्लायर, बी महाराष्ट्र recipient. Okay, event is held in Rajasthan and he is an unregistered person. So here हमें सबसे पहले क्या चेक करना है बताओ, whether I am providing to registered person or unregistered person. I am providing to unregistered person. So यहाँ पर मुझे क्या चेक करना है, इवेंट किधर हो रहा है। इफ इवेंट इज हेल्ड इन इंडिया, लोकेशन ऑफ सच इवेंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, the location of recipient would be the place of supply. So here, since event is held in India, the location of such event would be the place of supply. I hope you are getting this point. Okay. Another example, A Maharashtra, B Maharashtra, a registered person, a registered person. Okay. Event is held in Gujarat. Okay. What will be the place of supply? First, I have to check whether I am providing to registered person or unregistered person. I am providing to registered person. So location of such registered person would be the place of supply irrespective where the event is held. समझ में आया? अगर यहाँ पर गुजरात के जगह पर यूएस भी होता तो भी आंसर would have remain the same. Is it very clear? Okay, चलो. Let us go ahead with section number 12.8. 12.8 समझते हैं अब. 12.8 is for goods transportation. Goods transportation. Okay. Transportation of goods including mail और courier. अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हो इंक्लूडिंग मेल और कुरियर, then you have to check whether you are providing to registered person or to a unregistered person. If you are providing to registered person, then the place of supply would be location of such person. If you are providing to unregistered person, then where goods were handed over to you for further transportation, that location would be the place of supply. Okay. अगर आप लोगों ने आपका घर शिफ्ट किया फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, ओके, तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है उसको आपने गुड्स किधर हैंड ओवर किया, महाराष्ट्र में। सो महाराष्ट्र वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इवन इफ द गुड्स आर मूविंग टुवर्ड्स गुजरात। क्लियर? क्यों? क्योंकि तुम लोग अनरजिस्टर्ड हो। इफ द सेम ट्रांजैक्शन was taken by a registered person, then the place of supply would be the location of such registered person, that is गुजरात। ओके, गुजरात वाले ने अगर गुड्स मंगवाया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन इन द ब्रैकेट? इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई, इफ द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज आउटसाइड इंडिया, then the location of such destination will be the place of supply. अगर गुड्स महाराष्ट्र से दुबई जाते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र से दुबई जा रहा है, then in this case since the destination of goods is outside India, the place of supply would be traveling outside India. Clear? So the place of supply would be Dubai only. समझ में आई बात? Okay. So here since place of supply is not in India, the tax cannot be charged on this supply. ठीक है, यहाँ पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, इट वुड बी एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्लियर है? इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 9, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट दैट इज मैं रेलवे से ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रेलवे से ट्रैवल करता हूँ, मेरी कंपनी के बिहाफ पर मैं जा रहा हूँ किधर, फॉर एग्जाम्पल गुजरात। ओके, माई कंपनी इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, इट इज रजिस्टर्ड। So even if I am going to Gujarat, the place of supply will be Maharashtra. Why? Because if passenger transport service is provided to a registered person, then the place of supply would be location of such registered person. Clear? If it is provided to an unregistered person, then place where he is embarking for the journey, जहाँ से उसने जर्नी के लिए स्टार्ट किया, जहाँ से वो प्लेन में चढ़ा, ट्रेन में चढ़ा, that location would be the place of supply. Clear? Okay.
नेक्स्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 10 विच इज फॉर बोर्ड सर्विसेज ऑन बोर्ड। ओके, जो हमने सेक्शन 10(1)(e सीखा था, 10(1)(e, that was for goods supplied on board, whereas section 12 subsection 10 is services on board। मतलब अगर आपको प्लेन में सर्विसेज मिल रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक्स्ट्रा पेमेंट दिया एंड आपको कुछ मूवी देखने मिला। ओके, एक्स्ट्रा पेमेंट दिया एंड मूवी देखने मिला, तो जो मूवी देखने मिला इट इज अ सर्विस। ओके, तो वेन एवर सर्विस इज प्रोवाइडेड टू यू ऑन बोर्ड, in this case the first scheduled point of departure would be the place of supply। फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्लेन इस तरीके से है, मुंबई, गुजरात एंड तमिलनाडु, ठीक है, एंड गुजरात के आने पर आपने सर्विसेज लिया, ठीक है, टीवी देखने का सर्विस लिया, टीवी इन द सेंस कोई शो देखना है आपको या तो कोई वीडियो गेम खेलनी है, वॉट एवर इट इज। तो यहाँ पर अगर आपने गुजरात में भी सर्विस लिया होगा द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र। वाई? बिकॉज मुंबई वॉज द फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। आपका फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट क्या था? मुंबई था। So here, even if you are starting to avail these services in Gujarat, the place of supply would be still Maharashtra. Clear? Okay. Next, section 12, subsection 11. Now, this section 12(11) is for telecommunication sector. ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन का जो भी सर्विसेज होगा वो सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 में फॉल करेगा। ओके, एज पर सेक्शन 12(11), सप्लाई ऑफ टेलीकॉम सर्विस इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्ट, केबल, डीटीएच एटसेट्रा। ठीक है, अगर आप लोग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देते हो विथ अ फिक्स्ड लीज लाइन और अ केबल लाइन, ओके, मतलब लैंडलाइन जो फोन्स होते थे पहले, दैट लैंडलाइन के फोन्स जहां पर भी वो लाइन लोकेटेड है, दैट इज इंस्टॉल्ड है, दैट लोकेशन ऑफ सच इंस्टॉलेशन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अब लैंडलाइन का जमाना नहीं है, ठीक है, लैंडलाइन के बाद आया प्रीपेड मोबाइल्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहले प्रीपेड देखेंगे। अब प्रीपेड में क्या होता है, यू कैन परचेज वाउचर्स। ओके, आप लोग वाउचर्स खरीदते हो जिसको स्क्रैच करके आप लोग रिचार्ज करते हो। ओके, सो इफ यू आर परचेजिंग वाउचर्स थ्रू अ सेलिंग एजेंट। ओके, सेलिंग एजेंट मतलब आप लोगों ने कोई दुकान में गए एंड उनसे अगर आपने वाउचर लिया, ठीक है, तो एयरटेल के परस्पेक्टिव दैट एयरटेल के परस्पेक्टिव द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ सच एजेंट। क्लियर है? एजेंट को यहाँ पर कुछ नहीं है, सप्लायर इज एयरटेल। ओके, सो एयरटेल के लिए द सेलिंग एजेंट लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, सो अगर 100 रुपए का रिचार्ज है, 3 रुपीज इज द टैक्स, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ सच सेलिंग एजेंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। नेक्स्ट, बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर। ठीक है, अगर आप लोग गैलरी में जाकर के रिचार्ज करते हो, ओके, देन इन दैट केस जहां पर भी उनको पैसा मिला, दैट इज प्री पेमेंट इज रिसीव्ड और सच वाउचर्स आर सोल्ड, दैट लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? नेक्स्ट, अब प्रीपेड के बाद आया पोस्टपेड का नंबर। पहले लैंडलाइन था, फिर प्रीपेड, नाउ पोस्टपेड। नाउ पोस्टपेड में क्या होता है, अपना सारा का सारा एड्रेस उन लोग के पास होता है, एयरटेल के पास। ठीक है, सो एयरटेल के बुक्स में जो भी रिकॉर्ड्स, उनके रिकॉर्ड्स में जो भी मेरा एड्रेस है, दैट इज बिलिंग एड्रेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अगर मेरा महाराष्ट्र बिलिंग एड्रेस है तो महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, मतलब जो आप लोग पेटीएम से मोबाइल में रिचार्ज करते हो, मालूम है, गूगल पे से रिचार्ज करते हैं, सो दैट वुड बी कवर्ड अंडर दिस प्रोविजन। सो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल, अगर मैं रिचार्ज करवा रहा हूँ, ठीक है, गूगल पे से, सो मेरा जो लोकेशन है, ठीक है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। In any other cases where address is available, the address of recipient. If address is not available, then location of supplier of services. Clear? So here we have completed section 12 subsection 11. Now section 12 subsection 12 section 12 banking and financial sector including stockbroking. Banking and financial sector including stockbroking. In this case, location of recipient अगर available है, then such location would be the place of supply. If it is not available, then location of supplier would be the place of supply. Clear? Section 12 subsection 13 insurance service. Okay, now in case of insurance service, whenever it is provided to a registered person, जब भी insurance service किसी registered person को दिया जा रहा है, location of such registered person would be the place of supply. Clear?
if it is not provided to a registered person but a unregistered person like us. ओके, अगर आपने LIC लिया है या फिर आपने कोई अनरजिस्टर्ड और आपने कोई इंश्योरेंस सर्विसेज लिया है, then the place of supply would be the location of recipient of service in the records of the company. मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास मेरा कुछ तो रिकॉर्ड्स होगा, ओके, दैट रिकॉर्ड्स, ठीक है, अगर समझो महाराष्ट्र का एड्रेस आपने दिया हुआ था KYC करने के टाइम, द दैट महाराष्ट्र एड्रेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? नेक्स्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 14, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू CG SG UTLA एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। यहाँ पर क्या होता है, कई बार काफी सारे मोड्स से हम लोग गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेन पर बैनर लगा है फेयर एंड लवली, तो ये ट्रेन जो है वो पूरे इंडिया में घूमने वाली है, तो इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ट्रीट करेंगे हम? So answer is the place of supply would be determined as per rule 3, which we are going to learn in the next lecture. Okay, जो इस lecture को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 would constitute section 12, ठीक है, मतलब 10, 11, 12, and part 2 would be considered section 13 along with the circulars and another notifications, ठीक है। 13 and 14 ये दोनों हम यहाँ पर कवर करेंगे, रूल 3 भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे, ठीक है। दैट्स इट विद दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।